जैसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, जैसे कोई क्लास बनाया हमने, क्लास कोई ए के नाम से है, उसके अंदर कोई वेरिएबल लिया हमने एक्स के नाम से, और फिर पब्लिक में लिखा यहाँ पे, और एक कंस्ट्रक्टर बनाया। यह डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि एक्स वैल्यू कुछ भी कर दें। दूसरा है सिंगल आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है, और फिर वही लिख सकते हैं दिस का एक्स में एक्स डाल दें। ठीक है, एक और कंस्ट्रक्टर बनाया है ए, इसमें हम ए का रेफरेंस डाल रहे हैं A1, और फिर एक्स में डाल दिया A1 का एक्स, A1 का एक्स या दिस एक्स, या दिस एक्स। ठीक है, ठीक है, क्लास को बंद कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे 3 मेथड है, ए, एक मेथड है जिसमें नो आर्गुमेंट है, एक मेथड है जिसमें एक आर्गुमेंट है, डेटा मेंबर ज़्यादा है तो मल्टीपल भी हो सकते हैं, और एक है जिसमें एक आर्गुमेंट है पर आर्गुमेंट के डेटा टाइप दोनों डिफरेंट है। तो यहीं पे क्या है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। ठीक है, अन्नू कम बोलो। ठीक है, मतलब क्या होगा यहाँ पे कि एक क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर डिफरेंट पैरामीटर के साथ यूज़ हो रहे हैं, तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो जाएगा। ऐसे ही हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग भी है, फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, यानी कि फंक्शन विद सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर। सर जैसे कहते हैं इज इक्वल टू को ओवरलोड करो या प्लस प्लस को ओवरलोड करो, वो ये होता है? नहीं, वो नहीं होता, वो भी देखते हैं, वो भी मतलब लगभग वैसे ही है, पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, सेम नेम विद बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर। ठीक है, या फिर डिफरेंट डेटा टाइप, या पैरामीटर तो नंबर ऑफ सेम है पर डेटा टाइप क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, ये होंगे आपके फंक्शन ओवरलोडिंग। नोट रिटर्न टाइप, जो फंक्शन का रिटर्न टाइप है, ठीक है, लेकिन जो फंक्शन का रिटर्न टाइप है वो डिटरमाइन नहीं करेंगे हम। मतलब अगर बात करें यहाँ पे एक फंक्शन है इंट ए के नाम से, ठीक है, दूसरा फंक्शन है void ए के नाम से, दोनों फंक्शन सेम है, यानी कि ये फंक्शन ओवरलोड नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों फंक्शन सेम है, क्लियर, नाम सेम है, नाम सेम। ठीक है, हम लिखते हैं हम यहाँ पे ए, ठीक है, और फिर ये एक फंक्शन है
और ये कोई दूसरा फंक्शन है। ठीक है, यानी कि ये फंक्शन दोनों ओवरलोडेड है। इनकी भी तो नाम सेम है। हाँ, नाम सेम है, लेकिन यहाँ ये दोनों फंक्शन अलग अलग है, मतलब इनकी डेफिनेशन अलग है। यानी कि ये फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन अलग फंक्शन है और ये फंक्शन अलग फंक्शन है। जैसे हम कहते नहीं, जैसे मान लो हम लिखते हैं यहाँ पे कोई, पीछे भी दोनों अलग अलग थे, वॉइड। दोनों अलग अलग नहीं थे, दोनों एक ही फंक्शन थे। यानी कि रिटर्न टाइप यूज़ नहीं होता, मतलब दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन के सिग्नेचर में रिटर्न टाइप अच्छा है। हाँ ठीक है, रिटर्न टाइप को Return type- बता दूँ कि रिटर्न टाइप नहीं डिटरमाइन करो, दोनों एक है। दोनों एक है। ठीक है, इसमें पर इंटेंस आ गया तो दोनों डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट है, ठीक है। यानी कि रिटर्न टाइप से फंक्शन डिफर नहीं नहीं होते। होता। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो कोई क्लास बनाया हमने, ये बनाते एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्लास है, क्लास ए, एक एक्स ले लिया, एक वाई ले लिया। पब्लिक में कोई एक फंक्शन बनाया हमने, void set data। ठीक है, एक ये फंक्शन है, दूसरा है void set data। ठीक है, ये दूसरा फंक्शन हो गया। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट से तो वेरी नहीं होता ना, जैसे इसमें आर्ग्यूमेंट्स 2 हो गए, हाँ, ओवरलोड कर सकते हैं इससे पहले। हाई ओवरलोड है, है बिल्कुल। ना? ये तीनों डिफरेंट फंक्शंस हैं। हम्म, ठीक है, ये तीनों क्या हैं, Different डिफरेंट है। फंक्शंस। डिफरेंट क्यों है? सर ओवरलोडिंग मतलब बेसिकली मतलब क्या है, काम क्या करेगा ये? ये डिफर क्यों है फंक्शन? क्यों? जो फंक्शन कॉलिंग रूल्स होते हैं, फंक्शन कॉलिंग, एक है आपका ए मैच, ठीक है, दूसरा है आपका नो मैच, तीसरा है आपका एम्बिग्विटी। 3 तरीके से। ठीक है, जैसे मेन में लिखता हूँ मैं, इंट मेन, क्लास नेम क्या था, ए था ना, ए का ऑब्जेक्ट बनाया A1 के नाम से। ठीक है, और फिर जब लिखेंगे हम A1 डॉट सेट डेटा, है ना सबका नाम, सेट डेटा, इस समय कौन सा फंक्शन कॉल होगा जी आपका? तो सबसे पहले वाला। जो सबसे पहले वाला फंक्शन, एग्जैक्ट मैच हो गया ना, ये सिग्नेचर एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं। जो फंक्शन सिग्नेचर है, मतलब प्रोटोटाइपिंग है, डिक्लेरेशन है, वो एग्जैक्ट मैच हो रहा है। एग्जैक्ट मैच हो रहा है। एक और सर,
अगर हम लिखेंगे डाटा 5 कर दिया तो सेकंड वाला A1 डॉट सेट डेटा 5 एग्जैक्ट मैच है ये, सेकंड वाला यानी कि ए मैच। डेटा 5,6 डबल कोट्स में लिखते हैं हम, ये नो मैच। लाइब्रेरी में रख लेना, लाइब्रेरी में ऐसे ही रखा होगा, हाँ कर लेना, ठीक है। ये नो मैच है, क्यों ढूंढेगा कि क्लास के अंदर कोई फंक्शन अवेलेबल है, कोई नहीं है इस नाम से, मतलब नाम तो है फंक्शन का पर सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है, क्यों स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो वो होगा नो मैच। और ये कहेगा कि इस तरह का फंक्शन डिक्लेयर या डिफाइन नहीं है, ठीक है। ये अब नो मैच का हो गया, ठीक है, क्लियर। और एम्बिग्विटी, यहाँ पे क्या होंगे अब एम्बिग्विटी, क्यों 5.6 है ढूंढेगा। हाँ, अब यहाँ पे एम्बिग्विटी जब होती है तो उस समय डिपेंड करता है कि कंपाइलर के ऊपर भी कुछ है डिपेंडेंसी, कि कंपाइलर ने अगर कन्वर्ट कर दिया फ्लोट, यानी कि बाय डिफॉल्ट डबल है, बाय डिफॉल्ट डबल होता है, तो डबल टू इंटीजर, तो फंक्शन कौन से कॉल होगा, जो सिंगल आर्गुमेंट है, ठीक है। और उसमें हुआ क्या, प्रिसीजन लॉस हो जाएंगे, यानी कि 0.6 गायब हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अगर मान लेते हैं यहाँ से चलो इंटीजर डाटा टाइप था, अब जैसे इंटीजर से लोअर डाटा टाइप कौन सी होती है, कैरेक्टर होती है, ये, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ऐसा हो सकता था कि क्लास के अंदर मैच में आएगा ना, नहीं कैरेक्टर में ना, तो कैरेक्टर इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ भी अब यहाँ पे क्या होता है, अगर सपोज कीजिए वहाँ पे एक और फंक्शन होता है सेट डेटा के नाम से, जिसमें कैरेक्टर आर्गुमेंट होता है, ठीक है, तो कंपाइलर कंफ्यूज होता कि मैं इंटीजर वाले आर्गुमेंट को कॉल करूँ या कैरेक्टर वाले को कॉल करूँ, क्योंकि दोनों में कन्वर्जन पॉसिबल है, ठीक है, मतलब खुद कंपाइलर ही कंफ्यूज हो जाता है किसको कॉल करना तो ये एम्बिग्यूटी होती है, ठीक है, तो इसमें वही रूल्स है, कंपाइलर के जो रूल्स होते हैं कन्वर्जन रूल्स, वो अप्लाई करेगा, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ओवरलोड का मतलब क्या है, ठीक है, ओवरलोड का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है, जैसे जैसे मेरे पास कोई एक साइन है, प्लस का साइन है, ठीक है। जब मैं लिखता हूँ 5 प्लस 5 तो रिजल्ट 10, ठीक है। जब हम 5 प्लस 5 तो 55, यानी क्या हुआ, ये जो प्लस है यहाँ पे ओवरलोडेड है। ओवरलोडेड का मतलब क्या है कि ये इंटीजर भेजते हैं तो इंटीजर के साथ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और जब इसके साथ स्ट्रिंग भेजते हैं तो वो कॉन्कैट करता है, ज्वाइन करता है, ठीक है। जैसे आता नहीं है टू इन सिस्टम्स आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं आपके, हाँ, नहीं मतलब एक जो उसका बिल्कुल बेसिक काम है वो टैब की तरह काम करेगा, है ना, और पीसी की तरह भी काम करेगा, दोनों तरीके से, मतलब एक चीज़ है पर उसके अलग अलग यूजेस हैं, तो ये होते हैं ओवरलोड करना। जैसे आपके कॉलेज में केमिस्ट्री जो पढ़ा रहा है वही कंप्यूटर ही पढ़ा रहा है, तो वो क्या है, वहाँ पे टीचर ओवरलोडेड है, ठीक है, क्लियर। अगर माइनस का हो तो वो क्या करता है फिर, जैसे प्लस को कौन ज्वाइन कर देता है, माइनस के साथ हम स्ट्रिंग को कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, डिवाइड भी नहीं होगा, क्योंकि टेक्स्ट तो सिर्फ ज्वाइन हो सकता है, टेक्स्ट वगैरह, ठीक है।
और देखो डिस्ट्रक्टर भी, डिस्ट्रक्टर देखो, ठीक है, डिस्ट्रक्टर आपको deallocate the memory allocated by constructor. ठीक है, बस जैसे कोई क्लास लेते हैं हम, कोई क्लास ए पब्लिक और ए, ये तो है कंस्ट्रक्टर। फिर लिखते हैं ए और इसके साथ लगा दिया टिल्ड का साइन, तो ये बन गया डिस्ट्रक्टर। ठीक है, मतलब ये है आपका कंस्ट्रक्टर है और ये आपका डिस्ट्रक्टर है। ठीक है, कैसे आप जैसे एग्जांपल मान लीजिए मेरे क्लास के अंदर दो कंस्ट्रक्टर हैं, क्लास ए इंट एक्स पब्लिक ए, ये आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और ये आपका एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। इंट एक्स, ठीक है, बॉडी में जो भी लिखना चाहे कर सकते हैं हम। और एक, अब जैसे कंस्ट्रक्टर में बस दो हैं पर डिस्ट्रक्टर हमेशा एक ही रहेगा, चाहे आपके प्रोग्राम के अंदर कंस्ट्रक्टर चाहे 10 हो 20 हो, पर डिस्ट्रक्टर हमेशा एक ही रहेगा। और वो एक डिस्ट्रक्टर जितने भी कंस्ट्रक्टर के द्वारा एलोकेटेड मेमोरी है ना, सबको वो फ्री कर देगा। क्लास, ठीक है, मतलब आपके प्रोग्राम के अंदर कंस्ट्रक्टर चाहे कितने भी हो पर डिस्ट्रक्टर सिर्फ एक रहेगा, बस टिल्ड साइन लगाते ही है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा जी, जैसे मेन, इस प्रोग्राम का मेन लिखते हैं, क्लास ए और बी। जब ये ए नाम का ऑब्जेक्ट बन रहा है, इस टाइम पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। जब हाँ इस टाइम पे बी जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इस टाइम पे ये वाला ऑब्जेक्ट कॉल, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। फिर आपकी मेन की बॉडी में स्टेटमेंट्स लिखे हैं बहुत सारे, ये कमांड्स हैं सारे, और मेन की बॉडी यहाँ बंद हो गई, ठीक है। जैसे ही अब पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, इस टाइम पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इस टाइम पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यहाँ पे कोई अदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, फिर यहाँ पे कोई अदर स्टेटमेंट, यहाँ पे कोई अदर, ऐसे करते करते एग्जीक्यूट हुआ। और अब सबसे लास्ट स्टेटमेंट ये है आपका क्लोजिंग ब्रैकेट मेन का, यानी कि अब जैसे एंट्री किया था मेन से आपने, तो एग्जिट भी कहाँ से हो गए, मेन से एग्जिट हो गए। जब मेन से एग्जिट हो जाएंगे उसके बाद कॉल होगी आपकी कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर है ना, डिस्ट्रक्टर। जब आपका मेन, मतलब आपका मेन कंप्लीट हो चुका है, मेन से एग्जिट हो चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, उसके बाद शुरू होगा डिस्ट्रक्टर का कॉल होना, यानी कि मेन जब खत्म हो जाता है, डिफाइन करा है तो, अगर हमने डिफाइन करा है तो ना, डिस्ट्रक्टर बना दिया तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब एग्जीक्यूट हमने जब किया तो जो हमने इंडेक्स में थी वैल्यू डाली तो वो तो उसमें आ गई, इसका मतलब वो तो रन होगी ना, जो हमने 5 डालेंगे तो वो वाली तो आएगी ना, ये इसका प्रोग्राम तो वैसे ही रन करेगा जैसे करते हैं। नहीं, जैसे ही आपका ये डिस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्टर, जैसे
डिस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होगा जी? जब मेन अपना काम कर चुका होगा, क्लोज होगा, मतलब मेन की बॉडी के बाहर आने के बाद डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। मतलब जितनी स्टेटमेंट है वो Distractor रन हो काम चुकी करता है, वो रन हो चुकी है। एग्जीक्यूट आ जाएगा। हाँ। नहीं, डिस्ट्रक्टर का फायदा क्या होगा? यहाँ पे जो डिस्ट्रक्टर है वो काम कैसे कर रहा है जी? गार्बेज कलेक्टर की तरह काम कर रहा है। क्यों? जैसे जब मेन का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जब मेन का फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट होते ही ए नाम का वेरिएबल बी नाम का वेरिएबल बन गया वेरिएबल ए और बी के नाम से। मतलब इस टाइम पे ये जो ए और बी का ए और बी के नाम से जो वेरिएबल है वो एग्जिस्टेंस में आया है। ठीक है, जो ए और बी के नाम के जो वेरिएबल है वो क्या है? एग्जिस्टेंस में आया हुआ है, मतलब वो एक बना है। ठीक है, ये इस मेन फंक्शन के लिए अभी नोन है। जैसे ही ये यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, मेन का फंक्शन खत्म, मेन की बॉडी खत्म है। खत्म का मतलब क्या है कि अब ये ए और बी का स्कोप भी खत्म हो गया। जो ए नाम का वेरिएबल था, बी नाम का वेरिएबल है, उसका भी स्कोप भी खत्म हो गया। अब खत्म होने का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कोई और प्रोग्राम चला रहे हैं या कोई और फंक्शन कॉल हो रहा है, उस टाइम पे आपका कोई नया ऑब्जेक्ट बन रहा है। अगर सपोज कीजिए ए और बी के लिए जो मेमोरी एलोकेट हुई थी वो मेमोरी एलोकेटेड मेमोरी फ्री नहीं हो पाई। जब कोई नया फंक्शन कॉल हो रहा है और वहाँ पे फिर से नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसको मेमोरी चाहिए होंगे और उस टाइम पे आपके सिस्टम में मेमोरी नहीं है, तो क्या होगा? मेमोरी लीकेज हो जाएगी। मेमोरी लीकेज की प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब मेमोरी कम थी और जितनी रिक्वायर्ड है उतनी अवेलेबल नहीं हो पाई। नहीं तो क्या होगा? मेमोरी लीकेज, लेकिन सर ये उसके लिए तो अलग ही मेमोरी लीकेज हो जाएगी। ठीक है, तो इस मेमोरी लीकेज से बचने के लिए क्या लिख दिया? डिस्ट्रक्टर बना दिया। क्या बना दिया? डिस्ट्रक्टर। अब डिस्ट्रक्टर क्या करेगा? जैसे ही आपका ये ए और बी का नाम से वेरिएबल, ये वेरिएबल जैसे ही अपने इस स्कोप से बाहर जाएगा, मेन के स्कोप से बाहर जाएगा, तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और डिस्ट्रक्टर क्या करेगा? ए और बी के द्वारा जो एलोकेटेड मेमोरी था, इसने जो मेमोरी एलोकेट की हुई थी मेमोरी रैम के अंदर, उस मेमोरी को ये फ्री कर देगा। यानी कि हुआ क्या? जब मेन के स्कोप से बाहर जाने का मतलब क्या है कि ए और बी गार्बेज हो गया। अब तो मेन के स्कोप से बाहर जाने का मतलब क्या है कि जो ए नाम का वेरिएबल है, बी नाम का वेरिएबल है, वो क्या है? अब गार्बेज है एक तरीके से। नहीं तो डिस्ट्रक्टर का काम क्या है? इस गार्बेज जो वेरिएबल्स हैं, गार्बेज जो मेमोरी है, उसको इकट्ठा करना, एज ए फ्री कर देना। तो डिस्ट्रक्टर का काम क्या है यहाँ पे? गार्बेज कलेक्टर का, यानी कि गार्बेज को क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है और एज ए फ्री रिसोर्स के रूप में आपके प्रोग्राम को वापस दे रहा है। ये राजी, ये फ्री हो गया। 5 तो आएगा ना, वो तो नहीं उड़ेगा। वो तो आएगा ही 5 तो। अगर मैंने मेन से पहले मैं बी के एक्स को यूज़ करूँगा तो आउटपुट में 5 दिखाएगा। ऐसे ही मेन के बाद तो एक्सेस भी नहीं होगा वो, हाँ। ठीक है। है ना? तो अच्छी बात क्या है कि मेमोरी फ्री कर दे। अच्छा, ठीक है। नहीं, उसके बाद तो ऐसे भी यूज़ नहीं कर सकते ना हम, तो मेमोरी क्या कर दिया? फ्री कर दिया। तो वही कौन कर रहा है? डिस्ट्रक्टर कर रहा है। सर रैम में से, तो रैम में स्टोर का ये। हाँ, जैसे डिस्ट्रक्टर ही वर्चुअल हो सकते हैं आपके। वर्चुअल का मतलब है कि डिस्ट्रक्टर बना दिया। जैसे मुझे नहीं पता कि कितने ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए चाइल्ड इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक चाइल्ड, मतलब एक पेरेंट क्लास, उसका एक और चाइल्ड है, उसका भी एक और चाइल्ड है, उसके भी एक और चाइल्ड है। ठीक है, और जब भी चाइल्ड क्लास कॉल होता है तो हमेशा अपने पेरेंट को भी कॉल करेगा वो। यानी कि इनहेरिटेंस की हायरार्की में क्या होता है कि जब चाइल्ड क्लास अपने ऑब्जेक्ट को असाइन करता है वैल्यू, अपने डेटा मेंबर को वैल्यू असाइन करता है, तो ज़रूरी है कि अपने पेरेंट के मेंबर को भी असाइन करे। और वो असाइन करते करते जैसे 10 हायरार्कीज है क्लास की, तो 10 के 10 ऑब्जेक्ट्स के जो मेंबर्स वेरिएबल्स हैं वो सब असाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? वर्चुअल डिस्ट्रक्टर बना देते हैं कि कब कौन सी क्लासेस मेमोरी एलोकेट कर रही है, कब कौन सी क्लासेस एलोकेट नहीं कर रही हैं। इससे अब आपका प्रोग्राम दुखी नहीं होगा, चाहे कोई भी हो। एक चाइल्ड ने जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया अपना, और उस चाइल्ड के ऊपर जितने भी पेरेंट्स हैं सबको जब जैसे मेमोरी असाइन हुई, तो डिस्ट्रक्टर जब कॉल होगा, स्कोप मतलब वो जब भी वो चाइल्ड
अपने स्कोप से बाहर जाते ही क्या करेगा, डिस्ट्रक्टर कॉल कर देगा, और वो डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, उस चाइल्ड से लेकर के पेरेंट तक के जितने भी डेटा मतलब मेंबर्स थे जिनको मेमोरी एलोकेट कराई गई थी, सबको वो क्या कर देगा, फ्री कर देगा, चाहे वो किसी भी हायरार्की से आप चाइल्ड को कॉल कर रहे हैं, तो वो वर्चुअल डिस्ट्रक्टर बन जाते हैं आपके। हाँ, वर्चुअल कीवर्ड होता है, वो बहुत बड़े एप्लीकेशन होते हैं, उनमें करना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, कभी भी आपका प्रोग्राम रन हो रहा है और कभी भी आउट ऑफ मेमोरी चला जाएगा, होता नहीं जैसे आपके। तो खैर टर्बो में देखना है, तो जब भी टर्बो के अंदर कभी प्रोग्राम रन करना, लीकेज मेमोरी लीकेज का प्रोग्राम कभी भी, तो देखना डब्बे डब्बे बन जाएंगे वो, जैसे सीडी खराब वाली सीडी नहीं डालते आप सीडी प्लेयर के अंदर, तो डब्बे से बन जाते हैं, वैसे बहुत सारे डब्बे दिखा देगा वो, ठीक है। लेकिन डेव में क्या होता है, डेव में तो वो दिखाते हैं क्लोज और इग्नोर ऑपरेशन दिखाते हैं, आउट ऑफ मेमोरी जाते हैं, ठीक है। जैसे एरे का प्रोग्राम करना, एरे का प्रोग्राम करोगे उसमें साइज दे देना 5 और लूप चला देना 10 तक, जैसे ही 6 के बाद जाते क्या होगा, है ना, क्लोज और इग्नोर का मैसेज दे दें, यानी कि आउट ऑफ मेमोरी जा रहा है, वो मेमोरी लीकेज की प्रॉब्लम है। तो फाइल टाइम में देगा कि रन टाइम में देगा? रन टाइम पे देता है ना उसको, ठीक है। ये स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ स्टार्ट हो गया, खत्म हो गया ना सी प्लस। अभी कहाँ क्लास में आते, क्लास ए सेमीकोलन भी अपने आप लग गया ना इसमें, तो
ठीक है, सही है, लिख दिया। सी Message. कोड गेट सी अच्छी है। हाँ, गेट सिस कीजिएगा। यहाँ रन करते हैं। ठीक है, अभी क्या आया जी? कंस्ट्रक्टर है और मेन बॉडी है, यानी कि अभी कर्सर यहाँ पे है, यहाँ पे ये मतलब यहाँ तक एग्जीक्यूट हो कर चुका है, नहीं यहाँ तक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया है, ये भी एग्जीक्यूट हो गया होगा ऐसे तो। स्क्रीन आपकी रुकी हुई है, इसका मतलब है कि ये एग्जीक्यूट होना बाकी है, ठीक है। जिसे आप एंटर करेंगे मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। देखो डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ था ना, कैसे का बताओ कैसे हुआ? दिखा नहीं? हाँ, नहीं दिखा। थोड़ा बड़ा सर वो आउटपुट स्क्रीन से देख लो ना, वो आ तो जाता है। तो आपको सर आउटपुट यहाँ देना चाहिए ना, थोड़ी आ रही है तो साइज बड़ा करना था। देखो साइज बड़ा करते हैं, ध्यान से देखना। आया तो था एक लाइन देखना हाँ, कुछ आया था लेकिन ध्यान हाँ, से। देखना यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, देखना। अच्छा, आया हाँ ना? आया था। चलो यहाँ से कॉल करते हैं, डॉस से लिखा होता करते हैं। डिस्ट्रक्टर थोड़ा सा हाँ लिखा- मतलब मेन उधर आ खत्म गया होने के था। बाद डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ था। ठीक है। आ गया आपका प्रोजेक्ट में, डीबग में है ना exe फाइल यहाँ बनती है, ठीक है। इसे करते हैं कॉपी, फिर खोलते हैं डॉस में दिखेगा सब कुछ। ठीक है, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे सीन डॉट गेट फंक्शन काम कर रहा है अभी, जिसे हम कोई भी की दबाएंगे भैया। कितनी बार डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है? 1 2 3 बार, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कितने बने थे? 3 ठीक है। बने हुए कंस्ट्रक्टर 3 है और डिस्ट्रक्टर भी 3 बार कॉल हुआ। अगर एक कंस्ट्रक्टर कम करते हैं हम, अब दो ठीक है, अब 2 बार बिल्ड कर लेते हैं ना, पहले exe फाइल अपडेट कर लेते हैं। अगर हम एक प्रोग्राम में 2 कंस्ट्रक्टर बना दे तो 2 डी कंस्ट्रक्टर बना दे तो डिस्ट्रक्टर नहीं, अलाउ ही नहीं डिस्ट्रक्टर एक करेगा। ही बनता चलाओ नहीं, नहीं, भैया एक ही वाला हमारा मतलब जितने नहीं। कंस्ट्रक्टर उतनी बार कॉल होगा हाँ, दोबारा बना के देख लो, 10 ये कंस्ट्रक्टर के लिए एक डिस्ट्रक्टर जितने मर्जी बना लो। जितने हाँ, मर्जी बना लो। हाँ, दो बात बना तो लो। दोनों सेम ही हो जाएंगे ना। ऐसे ही। तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, कर रहा है। है ना? error आ गई। ठीक है। चलो ये तो क्या कि मेंबर फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड, क्यों? क्योंकि दोनों का सिग्नेचर सेम है, और D वो कर देंगे सिग्नेचर अलग करते हैं, ठीक है। कर देते हैं। मेरा भाई कंस्ट्रक्टर में, डिस्ट्रक्टर के अंदर तो आर्गुमेंट दे नहीं सकते आप, है ना। जब डिस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट दे नहीं सकते, मतलब क्या होगा? डिस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही होगा। एक ही होगा, है ना। ठीक है। अच्छा, जैसे पहले क्लीन करेंगे और फिर बिल्ड करेंगे। क्लीन इसे आउटपुट स्क्रीन को क्लीन करने के लिए। नहीं, क्लीन का मतलब है कि exe फाइल यहाँ से गायब करेगा वो, ठीक है, और फिर दोबारा से बिल्ड करेगा सॉल्यूशंस वगैरह सारे यहाँ पे। अच्छा, यूज़ में ना अभी, ठीक है। चलो, तो पहले वो लिखा हुआ डाल दो। सर आप वो तो करा दो कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस। करते थोड़ा सा वो topic।